हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है डीआरडीओ सेप्टम 10 का रिक्रूटमेंट हम लोगों का आ चुका है और ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए। बिकॉज रीज़न क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, आप लोगों का एग्जाम पैटर्न काफ़ी अच्छा है। ये वीडियो लाने का पर्पज़ क्या है, यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन के जवाब देने वाले हैं जो आप लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर कल की डेट में Q&A सेशन रखा था लाइव, यहाँ पर मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करी थी। बट वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स थे, कुछ मैकेनिकल के स्टूडेंट्स थे, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछा जा रहा था, कुछ ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड डाउट थे, कुछ एग्जाम पेपर से रिलेटेड, कुछ मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन अभी भी आप लोगों के बाकी हैं डीआरडीओ सेप्टम 10 रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल का अस्मिता मैम आपको क्लियर करेंगी कि आखिर आप लोग यदि सीबीटी पास करते हो, ट्रेड टेस्ट में जाते हो, तो ट्रेड टेस्ट में क्या कुछ पूछा जाता है। एंड मैकेनिकल फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या फिर अदर जो भी ट्रेड हैं उनके लिए मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा। ना केवल फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन बल्कि अदर ट्रेड वाले भी इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। बिकॉज यहाँ पर मैं ओवरऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करना चाहूंगा कि आप लोगों का जो एग्जाम पेपर बनने वाला है वो किन पॉइंट को ध्यान में रख के बन सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है, आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए इनिशियल टाइम में। तो सारी चीजें देखो, सबसे पहले हमको क्या है, किसी भी एग्जाम को दे रहे हो एक योजना पर्टिकुलर होना चाहिए और वो सही डायरेक्शन में है ना, तो काफी जल्दी आप उस टारगेट तक पहुंच सकते हो। तो इस वीडियो का ओवरऑल पर्पस वहीं पर हम लोगों का रहने वाला है। जो सारांश निकलेगा मैं पूरी तरह से अपना जो भी एक्सपीरियंस है उससे आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला जो हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं जिससे सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होती चले। इलेक्ट्रिकल का अस्मिता मैम अभी जो आप लोगों को क्लियर कराएंगे। सबसे पहले यदि गाइस हम लोग किसकी बात करें, टेक्नीशियन ए आईटी स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीजें तो हम लोग देख चुके हैं पहले। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एज लिमिट में काफी सारे लोग पूछ रहे थे, यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ रहा है, अप्लाई करने में दिक्कत आ रहा है। आप लोगों का जो एज लिमिट गाइस रखा गया है वो 18 से 28 ईयर है। मैक्सिमम एज लिमिट 28 वर्ष है, मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष है। यदि आप लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर मैं ओबीसी कैंडिडेट से हूँ, ओबीसी कैंडिडेट हूँ सर, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 40 पोस्ट हैं, ओबीसी में 20 पोस्ट हैं। सर मैं किस में अप्लाई करूँ, क्या मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई करूँ या मैं जिस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ उसमें अप्लाई करूँ। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को अपनी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो, आप लोगों को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फाइट कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग ओबीसी कैंडिडेट हो और आप लोगों का एज क्राइटेरिया यदि जो है मैच नहीं कर रहा है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वहां पे आप लोगों को ओबीसी का बेनिफिट नहीं, जनरल का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जैसे कि मान के चलिए 28 साल एज लिमिट है, ओबीसी कैंडिडेट का 29 साल का हो गया है, यहाँ पर उसने एज लिमिट का फायदा ले लिया 3 ईयर रिलैक्सेशन का। यदि वो ओबीसी में अप्लाई करता है और उसके जनरल से ज़्यादा मार्क्स आते हैं फिर भी उसको जनरल में कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा, बिकॉज वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई यहाँ पे कि अप्लाई कैसे करना है। तो वो चीज़ें आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। बाकी चीज़ें कॉमन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास में आईटीआई होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी सभी को पता है और हम लोग इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, हम लोग कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैडम सिलेक्शन प्रोसेस इनको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दो कि आप लोगों का सीबीटी का कैसा क्या है, ये थोड़ा सा देख लेना। ट्रेड टेस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट है, आप लोग पहले सिलेक्शन प्रोसेस देखें। तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों का टीयर 1 और टीयर 2 होना है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या 2 एग्जाम होंगे, बिल्कुल नहीं, आप लोगों का एक एग्जाम होगा। सेकंड जो रहेगा वो आप लोगों का प्रैक्टिकल रहेगा। आईटीआई स्टूडेंट्स का एक ही एग्जाम होना है, ध्यान रखिएगा। अभी भी काफ़ी लोगों के मन में डाउट है सर पहले नॉन टेक्निकल होगा फिर टेक्निकल होगा, तो आपका एक एग्जाम होने वाला है जिसमें 2 सेक्शन होंगे आपके, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें ए सेक्शन आपका नॉन टेक्निकल होगा जिसमें 40 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे, बी सेक्शन आपका टेक्निकल होगा जिसमें 80 प्रश्न पूछे जा रहे होंगे। कहाँ से क्या प्रश्न पूछे जा रहे होंगे अभी आप लोगों को क्लियर करेंगे। यानी कि हम बात कर रहे हैं टीयर फर्स्ट की, ये आप लोगों का एग्जाम है, इसमें अच्छे मार्क्स लेकर आते हो तो 1:8 के रेशो में, यानी कि एक सीट पर 8 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा सेकेंड, टीयर सेकेंड, यानी कि ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल के लिए। अब मैकेनिकल का तो हम लोगों को पता है कि भैया जो ट्रेड टेस्ट होता है उसमें आप लोगों को पर्टिकुलर ड्राइंग मिल जाती है,
लिए आप लोगों को वर्क पीस का रॉ मटेरियल मिल जाता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं, वहाँ पर आपको उसको बनाना रहता है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं कि एग्जैक्टली ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा जाता है, तो वो थोड़ा सा अस्मिता मैम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगी। तो मैम थोड़ा सा ट्रेड टेस्ट के बारे में क्लियर करिए। हेलो स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे सर ने बताया यहाँ पे टियर 1 और टियर 2 आप लोगों का है, तो टियर 1 के बारे में तो अभी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं टियर 2 के लिए। जैसा कि सर ने बताया कि 1:8 के फॉर्म में आपका यहाँ पे लिया जाता है, सिलेक्शन होता है। तो जब आप टियर 2 में जाते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए अगर मैं बात करती हूँ, तो वहाँ पे जब आप प्रैक्टिकल लेते हैं आप लोगों का, तो मोस्टली कॉमन चीज़ें वहाँ से आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी। जैसे आप लोगों ने अगर ये सोचा कि भाई सर्किट बोर्ड हमने बना दिया है, वहाँ पे आप लोग वहाँ पे प्रैक्टिकल करके गए हो, हम अपना मतलब पूरा तैयारी अच्छे से करके गए हो, तो ऐसी नॉर्मल चीज़ें आपसे वहाँ पे नहीं पूछी जाएंगी। यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मशीन के बारे में पूछा जाएगा। तो जितना आप लोगों से हो सके मशीन के जो प्रैक्टिकल हैं वो आप लोग अभी से करना चालू कर दीजिए, या फिर आप लोगों ने ITI कंप्लीट किया होगा तो वहाँ पे आप लोगों को मशीन के प्रैक्टिकल कराए होंगे। अधिकतर क्या होता है, जनरेटर मोटर सेट वगैरह जो होते हैं उससे आप लोगों के प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। आप लोगों की जो मोटर्स होती हैं उसको स्टार में कनेक्ट करना है, डेल्टा में कनेक्ट करना है, कैसे स्टार में चलाते हैं, कैसे डेल्टा में चलाते हैं, या फिर आपका जो ट्रांसफार्मर हो जाता है, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड लेके आपसे कुछ वहाँ पे पूछ लिया जाएगा या प्रैक्टिकल लिखवा लिया जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का वहाँ पे आप प्रैक्टिकल तो कर नहीं सकते हो। लेकिन अगर आता है तो मैं बता रही हूँ आपको, मोस्टली यहाँ पे टियर 2 में ध्यान देना है कि अगर प्रैक्टिकल की बात है तो सिर्फ आपको वहाँ पे क्या पढ़ना है, AC मशीन पढ़ना है और DC मशीन पढ़ना है, और उसके बाद आपको मोटर जनरेटर सेट पढ़ना है। तो ये 3 टॉपिक आप लोग क्लियर कर लीजिए टियर 2 के लिए, आप लोगों का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे टियर 1 के बारे में। और मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे क्या होता है कई बार कई डिपार्टमेंट क्या करते हैं, आप लोगों का जो प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे जैसे कि स्पेशली यदि मैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या मैकेनिकल ट्रेड की बात करूँ, तो वहाँ पे हमारे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, गेजेस हैं, उनके बारे में उनसे ना प्रैक्टिकल करा के उनके बारे में कुछ वाइवा टाइप का पूछ लिया जाता है कि आप लोग ये माइक्रोमीटर पढ़ के बताइए, वर्नियर कैलिपर पढ़ के बताइए, इस गेज का नाम है। यदि ऐसे हम इलेक्ट्रिशियन में देखें तो वो कहाँ जाता है? एक्चुअली सर क्या होता है कि देखिए जैसे आप लोग फिटर वाले हैं, है ना, तो ऑब्वियसली आप लोगों से मेजरमेंट करवा के अब बोला जाएगा कि मेजरमेंट करके दिखाइए। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप सर बता रहे हैं, तो वहाँ से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप लोगों को केबल्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे केबल्स अवेलेबल होते हैं उनके पास। या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रैक्टिकल में कि जो भी जॉइंट वगैरह होते हैं, जॉइंट आपको दिखा के पूछ लिया जा सकता है। या फिर आपके जो मीटर्स होते हैं, जैसे एम्पियर मीटर हो गया, ओम मीटर हो गया आप लोगों का, है ना, आप लोगों का जो पावर मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, उसकी रीडिंग आप लोगों से पूछ सकता है, रियोस्टेट के बारे में पूछ सकता है। तो जितना आपका इलेक्ट्रिकल में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो गाइस ये जो सारी जानकारी है ये किसके लिए? प्रैक्टिकल के लिए। ये आपका पहला स्टेज नहीं है, ये आप लोगों का सेकंड स्टेज है। बट यहाँ पे मैंने इसको पहले क्यों टच किया, बिकॉज रीज़न क्या है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो सेकंड स्टेज की वजह से उसका इम्पैक्ट पहले स्टेज पर आ रहा है, क्योंकि उनके माइंड में ये आ रहा है सर हमने प्राइवेट से ITI किया है, हमने प्रैक्टिकल किया नहीं है, हमने कभी मोटर वगैरह जो भी है या लेथ मशीन नहीं चलाया है, तो हम लोग फर्स्ट स्टेज यदि क्लियर भी कर लें तो सर सेकंड स्टेज कैसे करेंगे। तो एक और स्पेशलिटी मैं आप लोगों को क्लियर बोल देता हूं कि आप लोगों का जो ट्रेड टेस्ट होता है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। गाइस यदि आप लोग फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेते हो तो डेफिनेटली मेरा भरोसा मानिए 10 दिन यदि आप कहीं वर्कशॉप में या कहीं पर भी जाके नॉर्मल सी चीज़ें भी सीख लोगे ना, तो आप अपने ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। तो मेन मुद्दा यहाँ पे टियर सेकेंड का नहीं है, मेन मुद्दा है यहाँ पे टियर फर्स्ट का। आप लोगों के रिटन एग्जामिनेशन का, आपको ट्रेड थ्योरी का कितना नॉलेज है, आपको जो एग्जाम पैटर्न है उसमें से आपको कितना ज्ञान है, उसकी बात। तो अब हम थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों का जो टियर फर्स्ट है उसमें गाइस कैसा क्या रहने वाला है। यहाँ पे देखो समझ लीजिएगा, हम लोग काफ़ी कुछ गहरी बात करेंगे। नॉर्मल तो यहाँ पे हम बता ही रहे हैं कुछ टॉपिक, उसके अलावा कुछ काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो आप लोगों के लिए नहीं होंगी बट बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। यहाँ पे देखो एग्जाम पैटर्न आपको पता है कि CBT एग्जाम जो आप लोगों का होने वाला है उसमें 2 सेक्शन, जैसे कि मैंने बताया, सेक्शन A रहेगा, सेक्शन B रहेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके? 120 मार्क्स के 120 क्वेश्चन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान दें, पहले क्वेश्चन 150 हुआ करते थे, इस बार इन्होंने रिड्यूस करके 120 कर दिए। बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा किया, ये किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखो आप लोग,
कितना टाइम ड्यूरेशन है? 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है। इन द सेंस यहाँ पे हमको ये चीज़ क्लियर हो रही है कि हमारा एक पार्ट जो है सेक्शन ए, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाने हैं, उसमें हमारे पास में क्वांटिटिव एबिलिटी है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, यानी कि मैथमेटिक्स है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, यदि आपको 120 प्रश्न दे रहे हैं और वहाँ पे 90 मिनट दे रहे हैं, क्या मैथमेटिक्स के बहुत उलझन वाले क्वेश्चन मैम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ से हम लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि आप लोगों की जो रीजनिंग आना है और मैथमेटिक्स आना है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आना है, बहुत सिंपल रहने वाला है। उसके अलावा टेक्निकल की यदि हम लोग बात करेंगे, पहले इसको निपटा लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्वांटिटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग वगैरह जो है उसमें आप लोगों को टॉपिक तो पढ़ना है, बट जैसे आपने मान के चलो भाई रेशो प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो वहाँ पे हमको डीपली नहीं जाना है क्वेश्चन में कि बहुत ज़्यादा उलझन वाले क्वेश्चन है। टिग्नोमेट्री पढ़ा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उलझन वाले क्वेश्चन नहीं, बेसिक क्वेश्चन को हमको कवर करना है, मतलब टॉपिक कवर करना है आपको, टॉपिक कोई नहीं छोड़ना। रेलगाड़ी वाला टॉपिक कर लो भी, जो भी आपके वर्क वगैरह जो भी टॉपिक है मैथमेटिक्स से, हाँ एल्जेब्रिक से ज़्यादा, तो उनको क्या है बेसिक कवर कर लो आप, समझ रहे हो ये चीज़। उसके बाद रीजनिंग में भी यही सिस्टम है, रीजनिंग में भी आप लोगों के जो भी टॉपिक हैं उनको जो है बेसिक कवर कर लीजिए। उसके अलावा जर्नल अवेयरनेस तो देखो कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता। यदि आपको बोलता है कि जर्नल अवेयरनेस की क्लासेस टीचर, वहाँ उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कितने कनेक्टेड हो, कितने अवेयर हो, एक्चुअल में उसी के परीक्षण के लिए ये टॉपिक को ऐड किया जाता है जनरल अवेयरनेस। इसमें वो करेंट अफेयर के क्वेश्चन डाल सकता है कि अभी क्या कुछ हुआ, खेल वगैरह चल रहे हैं तो कौन कौन क्या क्या मेडल्स वगैरह, काफ़ी फेमस बुक्स के बारे में डाल सकता है, कुछ अवेयरनेस के बारे में, यानी कि कुछ इसी टाइप का रहेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कितने टाइम से आप कितने कनेक्टेड हो। हालांकि अभी आप लोग देखोगे सारा कनेक्ट रहोगे अभी से, तो वो चीज़ें वहाँ से भी आप कनेक्ट कर रहे होगे। उसके अलावा देखो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है। अब कितने कितने सर क्वेश्चन आने, आपने अरे एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक, 4 टॉपिक हैं लगभग और 40 प्रश्न हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी टॉपिक से ऑलमोस्ट हमारे लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। जरूरी नहीं है कि पर टॉपिक से 10 क्वेश्चन ही पूछे, वो इधर उधर कर सकता है। ये हो गया। अब मैम थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करिए कि जो सेक्शन बी है यहाँ पे जिसमें 80 प्रश्न आने, इलेक्ट्रीशियन वाले किन किन टॉपिक पर विशेष फोकस करें, वो थोड़ा सा गाइड कर दो इलेक्ट्रीशियन वालों को। देखिए आप लोगों का जैसे कि सर ने बताया 40 मार्क्स का आप लोगों का ये जो है, तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। जो भी आपका मैथ्स है या आप लोगों का रीजनिंग है या फिर आप लोग जो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी टॉपिक हैं आप लोगों के, है ना, रीजनिंग के हो गए, मैथ्स के हो गए, आप लोगों को सिंपली टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने, कॉमन क्वेश्चन वहाँ पे आने वाले हैं आप लोगों के। तो इस पर ज़्यादा ना ध्यान दे करके आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे जो 80 क्वेश्चन बोल रहा है, सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इलेक्ट्रीशियन के बच्चों के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों के जो क्वेश्चन है 120 मार्क्स के आपको दिखा रहे हैं, यानी कि पहले 150 हुआ करते थे, अब 120 है। तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को टफ यहाँ पे मिलेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो 80 क्वेश्चन है इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप लोगों को ध्यान देना है इलेक्ट्रीशियन में, तो वो देना है न्यूमेरिकल पे, क्योंकि आप लोगों को वो फंसाएगा न्यूमेरिकल में 100%। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि मशीन के चैप्टर में आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे आप लोगों का AC मशीन्स हो गया, आप लोगों का DC मशीन्स हो गया, आप लोगों का ट्रांसफार्मर हो गया, आप लोगों का ये आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, लंबे लंबे लेंथी चैप्टर हैं आप लोगों के, वहाँ से आप लोगों को डीपली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा। और मैं तो आप लोगों को बता रही हूँ कि हो सकता है आप लोगों से वहाँ से आप लोगों को उस टॉपिक से, क्योंकि अब ये वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले कि भाई आपका DC जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गए हैं, ये सब नहीं आने वाले। अब आप लोगों को वो आप लोगों को न्यूमेरिकल में फंसा सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि मशीन पूरा पढ़ने की, उसके बाद जैसे आप लोगों की सेफ्टी वगैरह ये जो होते हैं, ये तो कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के फर्स्ट चैप्टर में आते हैं आप लोगों के। उसके अलावा जो आप लोगों को पढ़ना है, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को फंसा सकता है इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट को, तो वो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक और वायरमैन। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रीशियन में क्या होता है, वायरमैन के भी कुछ टॉपिक आते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ITI किया होगा, तो वहाँ पे वायरमैन के भी कुछ टॉपिक्स रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कुछ टॉपिक होते हैं। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि अरे हम इलेक्ट्रीशियन से, हमें इतना ज़्यादा कोर्स नहीं दिया गया था ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरमैन से, तो वो उसको स्किप कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वही आप लोगों की क्या हो जाती है, कमजोरी बन जाती है। हो सकता है आप लोग से इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन बोल दिया जाए, फिर बाहर आके आप लोग ये
बोलते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन आ गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए खड़ी हूँ। इलेक्ट्रीशियन के टॉपिक्स तो हम पूरे कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, चाहे वो मशीन से हो, कैपेसिटर से हो आप लोगों के, या फिर आप लोगों के मैग्नेटिज्म में से हो। जितने भी A to Z चैप्टर है वो सब मैं कंप्लीट करवाऊंगी आप लोगों को। लेकिन साथ ही साथ हमें ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, आप लोगों की वायरिंग पे, और दूसरी बात आप लोगों का किस पे ध्यान देना है, आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर से। ठीक है, तो गाइस ये इलेक्ट्रीशियन का हो गया। आप थोड़ा सा देखो, चाहे इलेक्ट्रीशियन के हो, वेल्डर के हो, या आपका कोई भी ट्रेड हो, एक चीज़ थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखो DRDO का जो क्वेश्चन पेपर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। यहाँ पे अभी जितने भी मैंने एनालाइज किया, चाहे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पेपर अभी बन रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है, यहाँ पे आप लोगों का कोई पर्टिकुलर बुक्स जो है वहाँ से तो वो क्वेश्चन को इंक्लूड करता ही है। एक हैबिट आप लोग बना लो, जो मैं बता रहा हूँ, यदि आप 3 महीने इस चीज़ को फॉलो करते हो, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बहुत अच्छी ब्लॉग वेबसाइट्स हैं जिसको मैंने रिकमेंड किया ऑलरेडी कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स को। वहाँ पे जाके जो मैकेनिकल के क्वेश्चन है आप लोगों के, उनको प्रैक्टिस जरूर करना है। वो लोग क्या करते हैं जनरली, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर। जैसे TCS ने यदि DRDO का क्वेश्चन पेपर बनाया, उसको मैंने ऑब्जर्व किया, वो क्या करती है, जनरली देखा फिटर टर्नर मशीनिस्ट की कोई अच्छी वेबसाइट में हम ये लोग देखते हैं, वहाँ से क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं। अब क्या है, बच्चा इधर एशियन पढ़ रहा है, बच्चा इधर बलबीर सिंह सेट्टी कई दूसरी बुक्स को पढ़ रहा है, सर ये क्वेश्चन घूम गया, सर डिप्लोमा लेवल का आ गया। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तुमको भी अवेयर होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। उसके अलावा थोड़ा सा इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ जो बेसिक टॉपिक हैं, बहुत ही बेसिक वाले, वो आप लोगों को ड्राइंग सीट का साइज़ वगैरह, ड्राइंग बोर्ड का साइज़ वगैरह, जो काफ़ी कॉमन है, जो ITI वाले एग्जाम्स में जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, वहाँ पर जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वो अभी आप लोग शायद उनको छोड़ दिए क्योंकि आप ट्रेड थ्योरी पर ध्यान दे रहे हो, बाकी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो। लेकिन वो क्वेश्चन कभी कभी उठ के आ जाते हैं, जैसा कि DRDO में पिछली बार हुआ था। तो उस चीज़ का हमने पहले भी ध्यान रखा था और उसका बच्चों को फायदा भी मिला था, काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम लोग लेके आए थे। तो इन चीज़ को ध्यान रखना है। 2 चीज़ हो गई। अब मैकेनिकल की हम बात कर लेते हैं। जितने भी फिटर टर्नर मशीनिस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं ये, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा जो 80 क्वेश्चन है। हाँ। देखिए, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों को एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ। जैसे सर ने बताया कि ड्राइंग के भी आप लोग कुछ टॉपिक्स वहाँ पे पढ़ लें, तो जैसे आप लोग ITI में आप लोगों का इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए जो ड्राइंग्स रहता है, तो फर्स्ट ईयर में तो आप लोगों का कॉमन होता है, चाहे आप लोग फिटर से हैं चाहे मशीनी से, सबका सेम ही होता है। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होता है इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों को, कि वहाँ पर पैनल बोर्ड की वायरिंग आप लोगों से करवाई जाती है, उसी की ड्राइंग आप लोगों से बनवाई जाती है। या फिर आप लोगों की जो वाइंडिंग्स हो गई, जैसे आप लोगों ने लैब वाइंडिंग पढ़ा है, वेव वाइंडिंग पढ़ा है, ड्यूप्लेक्स लैब वाइंडिंग पढ़ा है, इसके आप लोगों को वहाँ पे स्लॉट्स दे दिए जाएंगे, कॉइल्स दे दी जाएगी आप लोगों के, वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए जाएंगे, आप लोगों के पोल्स वहाँ पे फिक्स कर दिए जाएंगे। उस हिसाब से, उस अकॉर्डिंग टू आप लोगों को वहाँ पे ड्राइंग बनाने को बोलेगा या फिर वाइंडिंग करने को बोलेगा। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ क्लियर हुई है कि आप लोग ये टॉपिक भी बिल्कुल मत छोड़िएगा। बाकी वाइंडिंग्स मैं क्लियर करवाऊंगी आप लोगों को, जो भी आप लोगों का पिच फैक्टर वगैरह रहता है उस अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों का ड्राइंग का है वो आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके गाइस। अब यदि हम लोग मैकेनिकल ट्रेड की बात करें, फिटर टर्नर मशीनिस्ट की, तो देखो यहाँ पे क्या है, जो आप लोगों के मेन टॉपिक की यदि हम लोग डिस्कस करें कि भैया जो 80 क्वेश्चन है वो कहाँ से आ सकते हैं। सबसे पहले स्पेशल स्टार्ट करता हूँ मैं कुछ टॉपिक से जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है इस बार आप लोगों के लिए। सबसे पहली चीज़ हाइड्रोलिक्स, जो अभी अभी हम लोगों का ऐड हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन वो इंक्लूड करने के चांसेस हैं। और सेकंड थिंग जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो है आप लोगों की CNC मशीन से। तो ये 2 टॉपिक तो बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। देखिए ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ, हालांकि इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बट वो टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो सबको पता है, सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा तुमको क्या है, देखो क्वेश्चन पेपर जो बनता है ना, जो 80 क्वेश्चन है, उसमें आपके 50 क्वेश्चन तो गाइस आना है सिंपल ही, जो आप भी कर रहे होंगे, सभी बच्चे कर रहे होंगे, आपका कॉम्पिटिटर भी कर रहा होगा। लेकिन जो 30 क्वेश्चन है ना, उसके लिए जो प्रिपेयर कर रहा है वही जो है भैया निकाल के ले जाएगा। आप लोगों को वो चीज़ें समझ के करना होगा, और ये चीज़ हर एग्जाम पेपर में होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो हमको क्या करना है, जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको अपनी तरफ से 100% देना है, हर एक्सपेक्ट को ध्यान में रखना है। बाकी यदि बात करें हम लोग, आपका मेटल है, हीट ट्रीटमेंट है, लिमिट फिट टॉलरेंस है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल है, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे खुद ही एक चीज़ बताइए, क्या मेटल की प्रॉपर्टीज़ है वहाँ से क्वेश्चन इंक्लूड करेगा नहीं करेगा? भाई करेगा ही करेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो क्वेश्चन इंक्लूड ना करे।
क्वेश्चन पेपर कोई भी बनाए उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मेजर टॉपिक से क्वेश्चन को इंक्लूड करे, समझ रहे हो। साथ ही साथ हम लोग बात करें लिमिट फिट टॉलरेंस, क्या क्वेश्चन छूट सकता है? बिल्कुल नहीं। लेथ मशीन टर्नर वालों के लिए क्या क्वेश्चन छूट सकता है? मल्टीपल क्वेश्चन आने हैं, 10 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ट्रेड है उसमें क्या स्पेशल है, कौन सा टॉपिक हमारा मेजर है। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेरी वीकनेस स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते चलना है। कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा ये नहीं सोचना है कि आप लोग रिजल्ट के बारे में सोचने लगे, सर मेरा वीक है। हमको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। जो 3 महीने का समय है ना, 3 से 4 महीने का समय, उसमें हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। उसके अलावा एग्जाम की काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी जो सेप्टम की वैकेंसी है वो काफ़ी लेट हो चुकी है टेंडर की वजह से। मैंने क्लियर किया था कि टेंडर आप लोगों का कैंसिल हुआ, अगेन टेंडर निकाला, तो इस वजह से लेट है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमको ये चीज़ क्लियर है कि हमको जो भी हमारे कोर्सेज यहाँ पे स्पेशल टेक्नो पे चल रहे हैं, चाहे वह फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इनके जो कोर्स हैं वो हम लोग 3 महीने में यहाँ पे पूरा कंटेंट अपलोड करने वाले हैं, जिससे कि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि 4थे महीने में मैम जो है पेपर डेफिनेटली हो जाना है, हम लोगों को उसका इंतजार ही नहीं करना है। तो यदि आप लोग एप्लीकेशन पर जो यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग से बेसिक से सारी चीज़ें चल रही हैं आप लोगों की। कल से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, डेफिनेटली धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्लासेस किस प्रकार आगे बढ़ेगी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सर 3 मंथ में इतने सारा सिलेबस कैसे कवर करोगे? यदि कवर करोगे तो सर ओनली MCQ क्वेश्चन दे दोगे, क्योंकि ये दिक्कतें ऑनलाइन में बच्चे फेस करते हैं। मैम क्या है, ज्वाइन किया, क्या कंटेंट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, MCQ दे के चैप्टर खत्म कर दिया। तो मैं पहले ही क्लियर करना चाहूँगा, यदि आप लोग स्पेशल टेक्नो से जुड़ रहे हो तो इस चीज़ से निश्चिंत रहो। क्यों, क्या रीज़न है? DRDO टेक्नीशियन एक ही वैकेंसी आना है, सेप्टम 10 की आना है, ये मुझे पहले से पता है। 2017 से हम लोग प्रिपरेशन आप लोगों को करा रहे हैं, समझ रहे हो। तो हमको सब पता है वैकेंसी कौन सी आ रही है, हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। क्या हम लोग उसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं होंगे? हम तो यही काम कर रहे हैं ना। आप तो भैया अभी जागे हो, वैकेंसी आई है जब, हम पहले से जागे हैं। तो हम क्या करते हैं, जनवरी 2022 से हमने अपना कंटेंट बनाना प्रारंभ कर दिया। तो क्या सर यहाँ पे ओनली रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दोगे? आप लोगों का सवाल आता है, लाइव नहीं आओगे, हमारे डाउट कैसे क्लियर होंगे? थोड़ा सा समझो गाइड। यहाँ पे आपका कोई चैप्टर है, मान के चलो मेटल चैप्टर है, मेटल चैप्टर की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी क्या? यहाँ पे मैंने उसको एक बार वीडियोस को रिकॉर्ड कर लिया हाई रेजोल्यूशन में डिजिटल बोर्ड पे, जहाँ पे मैंने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को बताया, टफनेस क्या है, ब्रिटलनेस क्या है, फिगर के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से क्या वो चीज़ चेंज होगी? तो जो हमारे कोर्स होते हैं उसमें जो फंडामेंटल वीडियो होती हैं वो हम लोग ऑलरेडी रिकॉर्डेड पब्लिश करते हैं। वहाँ पे जैसे कि जो डिटेल्स लेक्चर हैं वो रिकॉर्डेड रहेंगे। अब जैसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, वहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन को हम लाइव लेके आ जाते हैं। तो भाई चैप्टर पूरा पढ़ लिया तुमने, अब जो डाउट बचा उसको तुम लोग लाइव डिस्कस कर रहे हो। इससे बेटर क्या हो सकता है? ऐसे में क्या है, हमारे पास में जो 3 महीने का समय, उसमें हम आपको पूरा वो कंटेंट जो 1 साल में हमने बनाया है वो आपको दे पाएंगे। वरना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कोई भी टीचर आ जाए जो दे पाए, क्योंकि हमको पता है एक वीडियो 30 मिनट टाइम ड्यूरेशन का बनाने के लिए कितना समय कंज्यूम होता है। 3 मंथ में कोई भी पॉसिबिलिटी है नहीं है जो इस तरीके का कंटेंट दे सके जिसके पास में पहले से बैकअप नहीं है। ये चीज़ आपको पहले से क्लियर होना चाहिए, राइट। सेकेंड थिंग मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, कोई भी कोर्स कहीं से भी ज्वाइन करने से पहले आपको वीडियो देखना है उस टीचर की। यदि अस्मिता मैम का आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, आपको कोर्स बिल्कुल ज्वाइन नहीं करना है, पहले वीडियो देखो। काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पर पढ़ा है, देखो किस तरीके से पढ़ाते हैं, आपके लायक हैं। मेरी वीडियो देखो आप लोग, किस तरीके से पढ़ा है, क्या चीज़ें, वो चीज़ें समझ रहे हो। तो इस तरीके से अपना कोर्स आगे बढ़ता है। ना केवल ये होता क्या है, आप लोगों का हर संडे, मैं यहाँ पर पिछली बार हम लोगों ने लगभग 25 लाइव टेस्ट लिए थे, आपको याद हो जिन्होंने ज्वाइन किया है फिटर टर्नर मशीनिस्ट कोर्सेज में। देन वहाँ से आप लोगों के 90% कोर्स, 80% जो क्वेश्चन है वो मैच कर गए। 75 स्टूडेंट्स फिटर में निकल गए। क्यों निकल गए? एज इट इज़ क्वेश्चन मैच कर गए। इस बार पहले टेक्निकल लिया था ओनली, इस बार जो आप लोगों का लाइव क्वेश्चन पेपर है, हम 20 क्वेश्चन पेपर तैयार करने वाले हैं आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के DRDO के एग्जाम पैटर्न के आधार पर होंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के एज इट इज सिलेबस के अकॉर्डिंग, 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के, जिसके लिए आप लोगों को 90 मिनट का समय मिलेगा। सारा कुछ आपका एक एग्जाम पेपर की तरह होगा। उससे क्या होगा, जब आपने क्वेश्चन पेपर को दिया, दूसरे दिन रिजल्ट आया, तो
एक्चुअल आपको अपनी गहराई पता चलेगा। सर मेरे तो 50 ही नंबर रह गए, क्या मतलब है तैयारी करने का, तो वहाँ से आप में कॉन्फिडेंस आएगा नहीं भाई, और किसी के 80 नंबर आ रहे हैं वहाँ पर उसको कॉन्फिडेंस आएगा नहीं मुझे और प्रिपरेशन करनी है। हमको क्या फ़ायदा होगा, हमारे पास में पूरा एनालाइज हम उसको करते हैं कि कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो मेटल से इनकरेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो हीट ट्रीटमेंट में वीक हैं, कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में वीक हैं। तो हर तरीके से प्लानिंग करते हैं कि कहाँ हमको चोट मारना है, तो वहाँ से हमको एक डेटा मिलता है कि भाई कितने प्रति बच्चे कहाँ से क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, हम वहाँ पे चोट मारते हैं। तो उस तरीके से कोर्सेज आगे बढ़ेंगे, उस तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा। कंटेंट हमारा जो रिकॉर्डेड वाला फंडामेंटल वीडियो काफ़ी जल्दी मिल जाएंगे, जैसे ही चैप्टर खत्म होंगे हमारे चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों की लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे। हालांकि वो पूरी गाइडेंस की वीडियो आप लोगों के जो जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं आप लोगों के कोर्सेज में अवेलेबल हो जाएगी आज नाइट में। क्या कुछ हम लोग आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आगे अपने कोर्स को बढ़ा रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने थैंक यू बोलना चाहूँगा, दिल से भरोसा दिखाया और काफ़ी लोग जो है स्पेशल टेक्नो पर ज्वाइन हो चुके हैं। तो तहे दिल से शुक्रिया कि भरोसा किया, और डेफिनेटली मैं आंखों में आके डाल के बोल रहा हूँ आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। हम अपना एनर्जी 100% लगाएंगे, चाहे मैं हूँ इलेक्ट्रिशियन क्लास के लिए, चाहे मैं फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए हूँ। और आप लोगों ने देखा कितनी डिमांड आ रही है, चाहे कोपा की हो, डीजल मैकेनिक की हो। क्या हम कोई टीचर को यहाँ आपके सामने खड़ा किए? मुझे पता है मैं आज कोई भी टीचर को खड़ा कर दूँ 50 लोग तुरंत 100 लोग तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन क्यों नहीं, स्पेशल टेक्नो भरोसे पर आज टिका है। किसी भी टीचर को ला के मैं यहाँ खड़ा नहीं करूँगा। अस्मिता मैम को क्यों खड़ा किया हूँ, आपके रिव्यू देखा हूँ कि सर मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, समझ रहे हो ये चीज़। मैं यहाँ ऐसे नहीं, आज टीचर मैं तुरंत ला सकता हूँ लेकिन नहीं ला रहा हूँ जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा टीचर से एक्सप्लेन करने में, बच्चे का डाउट वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ। मैं आपका डाउट कब समझ लेता हूँ, डाउट आने से पहले, समझ रहे हो ना ये चीज़। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो आप निश्चिंत होकर यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो स्पेशल टेक्नो एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके हमारे साथ जुड़ सकते हो। इलेक्ट्रिशियन का मैम बता देंगे थोड़ा बहुत किस तरीके से कोर्सेज को आगे बढ़ाने वाले हैं। देखिए जैसे कि आप लोगों के कोर्स की बात करें तो जैसे सर ने आप लोगों को बताया कि फंडामेंटल कोर्स तो हमारे अवेलेबल है वहाँ पे, है ना, ऐप पे जाके। तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि पूरे जो कोर्स हैं वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जितने भी चैप्टर है वहाँ से आप लोग पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लोगों के जो इसके MCQs रहेंगे वो मैं यहाँ पे आप लोगों को करवाने वाली हूँ। पर चैप्टर आपके जितने भी रहेंगे, हर एक चैप्टर लेके रोज़ आपका नया टॉपिक रहेगा, उसके हम MCQs डिस्कस करेंगे। और जैसा कि सर ने बोला कि सबसे पहले भरोसा करना सीखो, मैडम का या सर का पढ़ाना देखो। वही चीज़ मैं भी आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि हमारी की बात नहीं है, किसी भी टीचर को ले लीजिए आप, अगर आपको उनका समझ में आ रहा है, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो उनके टीचिंग लैंग्वेज को, तो ही आप उनके पास जाइए, उनका कोर्स परचेस करिए। मैं अपने लिए भी नहीं बोलती हूँ। पुराने स्टूडेंट जो हैं, जैसे मैंने पिछली बार 1000 MCQs चलाया था, यूट्यूब पर अवेलेबल भी हैं। बहुत से स्टूडेंट जो हैं मेरे आज भी मुझे मैसेज करते हैं, आज भी मुझे बोलते हैं मैडम थैंक यू सो मच, हमारा इसमें लग गया है, हमारी इसमें जॉब हो गई है, हमारी इसमें, मतलब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मुझे आज तक मैसेज करते हैं। लेकिन अगर आप नए जुड़े हुए हो, अगर आप नया पहली बार अगर मुझे देख रहे हो या सुन रहे हो, तो आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं ये बोलूँगी, पहले आप लोग मेरे पढ़ाने का तरीका देख लीजिए कि किस तरीके से मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके बाद ही आप लोगों को रिस्पॉन्स दीजिएगा। बाकी क्लासेस कब से चालू हो जाएंगी वो सर आप लोगों को बताएंगे। क्लासेस आप लोगों की आज जो है फिटर टर्नर मशीनिस्ट की तो स्टार्ट हो चुकी हैं, इलेक्ट्रिशियन की कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो बेफिक्र होकर जुड़ सकते हो क्योंकि समय बहुत कम है, हम लोगों को समय से पहले सारी चीज़ें करनी है। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट लगता है तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।